तो आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और उसका रिलेटेड कंसेप्ट भी समझा था। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पर उससे पहले हम और एक कंसेप्ट समझेंगे जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन ने। और न्यूटन ने कहा था कि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को कंबाइन करने पर मिलती है। पर मास और वेलोसिटी को किस तरह कंबाइन करना है? तो हमें मोमेंटम ढूंढने के लिए, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ढूंढने के लिए, जो कि है p, हमें उसके मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मोमेंटम ढूंढने के लिए मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें p मिलेगा, जो कि होगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। यहाँ पर हमें मोमेंटम यानी कि p का फॉर्मूला मिला, जो कि है p इक्वल्स टू mv, यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा kg और वेलोसिटी, यानी कि मास का यूनिट है kg और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का यूनिट होगा kg मीटर पर सेकंड। पर अब मोमेंटम वर्क कैसे करता है, तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि रियल लाइफ में मोमेंटम वर्क कैसे करता है। अगर हमारे पास एक बुलेट है जिसका कुछ मास है, और अगर वो किसी इंसान को ऐसे ही टच करेगी बिना किसी वेलोसिटी के, तो वो बुलेट का उस ह्यूमन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि जीरो इम्पैक्ट होगा। बट अगर वही बुलेट एक गन में लोड की जाए और उसको वेलोसिटी दी जाए, साथ में उसका कुछ मास हो, तो उसे मोमेंटम मिलेगा। और तब अगर वो बुलेट किसी ह्यूमन को जाकर लगती है तो मैसिव इम्पैक्ट होता है। ये मैसिव इम्पैक्ट होता है मोमेंटम की वजह से। फर्स्ट केस में बुलेट के पास मास था पर वेलोसिटी नहीं थी, और सेकंड केस में बुलेट के पास मास भी था और वेलोसिटी भी थी, जिससे उस बुलेट को मोमेंटम मिला और एक इम्पैक्ट जनरेट हुआ। अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक पर, जो कि है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन कहता है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है? चेंज इन मोमेंटम तभी होता है जब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तभी चेंज इन मोमेंटम जनरेट होता है।
अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ है या तो बढ़ा है या फिर कम हुआ है, तो वो मोमेंटम उस अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स से प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। जिस फोर्स में अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा और वो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देख लेते हैं। हमें पता है कि चेंज in momentum change in momentum is directionally proportional to final momentum यानी कि P2 minus initial momentum यानी कि P1। लास्ट में जो मोमेंटम मिलेगा और पहले जो मोमेंटम मिलेगा उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम से प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें फॉर्मूला मिली थी P इक्वल्स टू mv। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है ऑब्जेक्ट का, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे mv2 माइनस mv1। P इक्वल्स टू mv है इसलिए हमने लिखा P2 का हो गया mv2 और P1 का हो गया mv1। यहाँ पर हम मास कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में हम लिखेंगे v2 माइनस v1। क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है इसलिए हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसका फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे? तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ब्रैकेट v2 माइनस v1। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम अनबैलेंस्ड फोर्स जो अप्लाई हुआ है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू ब्रैकेट v2 माइनस v1 बाई t। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करना है तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा f इक्वल्स टू k जो कि कांस्टेंट है m इंटू ब्रैकेट v2 माइनस v1 बाई t। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है जो कि है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v1 डिवाइडेड बाई t माइनस 0। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब हमें f का फॉर्मूला मिला था k कांस्टेंट मास इंटू ब्रैकेट v2 माइनस v1 बाई t। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि v2 माइनस v1 बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली इस पूरे को हम लिख सकते हैं a। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा f इक्वल्स टू k कांस्टेंट मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन।
यानी कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम फोर्स को 1 यूनिट लें, मास को 1 यूनिट और एक्सीलरेशन को 1 यूनिट, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी और वो हट जाएगी। तो हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगी F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन और उसका रिलेटेड कंसेप्ट जो कि था मोमेंटम।